हेलो दोस्तों, ISO IC 17025 2017 के 6 क्लोज रिसोर्स रिक्वायरमेंट का सबसे लास्ट क्लोज को आज हम डिस्कस करेंगे, जो कि है 6.6 एक्सटर्नली प्रोवाइडेड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, और इसके रिक्वायरमेंट को देखेंगे। पहले टर्म देखते हैं, एक्सटर्नल प्रोवाइडर। एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहर से, प्रोवाइडर यानी जो हमें प्रोवाइड करता है। बाहर से अगर कोई हमें कुछ प्रोवाइड करता है तो उसको हम एक्सटर्नल प्रोवाइडर कहते हैं, जो कि एक तरह से सप्लायर हो गया। इसके साथ ही एक्सटर्नली प्रोवाइडेड, इसका मतलब होता है कि बाहर से हमें क्या प्रोवाइड किया जाता है, उसको हम एक्सटर्नली प्रोवाइडेड कहते हैं, जो कि सप्लाइज हो गया। अगर कोई वस्तु हमें बाहर से चाहिए होगा तो उस वस्तु को हम सप्लाइज कहेंगे या एक्सटर्नली प्रोवाइडेड कहेंगे, और जो उस वस्तु को सप्लाई करता है हमें, उसको हम एक्सटर्नल प्रोवाइडर कहेंगे। तो इस सब क्लोज का मीनिंग पता चल गया। एक्सटर्नली प्रोवाइडेड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, वह प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो हमें एक्सटर्नली प्रोवाइडेड होता है, यानी बाहर से सप्लाई होता है। अब देखते हैं प्रोडक्ट और सर्विसेज में क्या डिफरेंस है। प्रोडक्ट को हम गुड्स भी बोलते हैं। प्रोडक्ट्स आर आइटम्स that are usually tangible such as pens, physical books, short, apples and hats। प्रोडक्ट जो है वो यूजुअली टेंजिबल होता है, अस्पष्ट होता है, उसको हम टच कर सकते हैं, वो एग्जिस्ट करता है। जैसे हमारा पेन हो गया, बुक्स हो गया, शॉर्ट हो गया, एप्पल्स या हैट्स जिसको हम पहनते हैं। जबकि सर्विस का डिफिनीशन क्या है? सर्विसेज आर एक्टिविटीज प्रोवाइडेड बाय अदर पीपल। सर्विस एक एक्टिविटी होता है जो हमें किसी और पीपल के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। हु इंक्लूड्स आर्किटेक्ट, सप्लायर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, टीचर्स, डॉक्टर्स, डिजिटल बुक्स, मूवीज एक्सेट्रा। सर्विस जो है वो टेंजिबल नहीं होता है, उसको हम फिजिकली टच नहीं कर सकते। और सर्विस हमें कौन प्रोवाइड करता है? आर्किटेक्ट करता है, या कोई सप्लायर है जो कोई गुड्स या सर्विस हमें प्रोवाइड करता है, तो उसको भी सर्विस बोलेंगे। फिर कॉन्ट्रैक्टर्स हो गया, या टीचर्स हो गया जो हमें पढ़ाते हैं, डॉक्टर्स हो गए, या डिजिटल बुक्स हो गया। अगर बुक्स फिजिकल फॉर्म में है तो उसको हम प्रोडक्ट्स बोलेंगे, और अगर वो डिजिटल फॉर्म में है तो उसको हम सर्विसेज बोलेंगे, और मूवीज एक्सेट्रा। 6.6.1 में कहा गया है, द लैबोरेटरी शैल इंश्योर डैट ओनली सुटेबल एक्सटर्नली प्रोवाइडेड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज डैट अफेक्ट लैबोरेटरीज एक्टिविटीज are used when such products and services are intended for incorporation into the laboratory's own activities, are provided in part or in full directly to the customer by the laboratory as received from the external provider, C are used to support the operation of the laboratory। यहाँ बात हुई है सुटेबिलिटी की, यानी कि लैबोरेटरी ये इंश्योर करेगा कि लैब के अंदर केवल सुटेबल एक्सटर्नली प्रोवाइडेड प्रोडक्ट्स और सर्विस का यूज हो, डैट अफेक्ट लैबोरेटरी एक्टिविटीज। और उस तरह का प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए बोला गया है जो लैबोरेटरी के एक्टिविटी को डायरेक्ट अफेक्ट कर सके, यानी लैबोरेटरी के एक्टिविटी को जो भी सप्लाईज यानी कि प्रोडक्ट और सर्विसेज अफेक्ट कर सकता है, वो प्रोडक्ट और सर्विस सुटेबल होना चाहिए। लैबोरेटरी को ये इंश्योर करना पड़ेगा। आर इंटेंडेड फॉर इनकॉर्पोरेशन इनटू द लैबोरेटरीज ऑन एक्टिविटी, इरादा लैबोरेटरी के ऑन एक्टिविटी को करने के लिए हो, यानी लैबोरेटरी अपने काम को करने के लिए जिस प्रोडक्ट और सर्विसेज का यूज करती है, चाहे वो हो। बी व्हेन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आर प्रोवाइडेड इन पार्ट और इन फुल डायरेक्टली टू द कस्टमर बाय द लैबोरेटरी एज रिसीव्ड फ्रॉम द एक्सटर्नल प्रोवाइडेड। जब कोई प्रोडक्ट या सर्विस को प्रोवाइड किया जाता है इन पार्ट और इन फुल, चाहे आंशिक रूप से या पूरी तरह से, डायरेक्टली टू द कस्टमर बाय द लैबोरेटरी एज रिसीव्ड फ्रॉम द एक्सटर्नल प्रोवाइडेड। जब हम एक्सटर्नल प्रोवाइडर से यानी सप्लायर से कोई इस प्रोडक्ट या सर्विस लेकर कस्टमर को डायरेक्टली देते हैं, चाहे वो पार्ट में हो या पूरा हो, इस तरह का प्रोडक्ट और सर्विस भी सुटेबल होना चाहिए। सी में है, व्हेन सच प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आर यूज्ड टू सपोर्ट द ऑपरेशन ऑफ द लैबोरेटरी। लैबोरेटरी के ऑपरेशन को चलाने के लिए, उसके सपोर्ट के लिए जिस प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होती है, ज़रूरत होती है, जिसका यूज किया जाता है,
वो भी सुटेबल एक्सटर्नली प्रोवाइडेड होना चाहिए। यानी कि लेबोरेटरी के ऑन एक्टिविटी के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है वो, या फिर लेबोरेटरी किसी और से लेकर कस्टमर को देती है, या फिर लेबोरेटरी के ऑपरेशन के सपोर्ट के लिए जो भी प्रोडक्ट और सर्विसेज चाहिए होता है वो सारे सुटेबल हैं, ये लेबोरेटरी इंश्योर करेगा। नोट में दिया गया है कि प्रोडक्ट्स कैन इंक्लूड फॉर एग्जांपल मेजरमेंट स्टैंडर्ड्स एंड इक्विपमेंट, एक्जुलरी इक्विपमेंट, कंज्यूमेबल मटेरियल्स एंड रेफरेंस मटेरियल्स। यानी कि जो मेजरमेंट स्टैंडर्ड हम लैब में यूज करते हैं वो प्रोडक्ट के अंदर आएगा, जिस इक्विपमेंट की सहायता से हम कोई मेजरमेंट करते हैं वो प्रोडक्ट के अंदर आएगा, ऑक्सिलरी इक्विपमेंट जो मेन इक्विपमेंट के सपोर्ट के लिए होता है। इसी के साथ कंज्यूमेबल मटेरियल्स जिसका हम यूज डेली बेसिस पे करते हैं वो भी प्रोडक्ट के अंदर आएगा, और रेफरेंस मटेरियल जिसके सहायता से हम टेस्ट को परफॉर्म करते हैं वो भी प्रोडक्ट के अंदर ही माना जाएगा। सर्विस कैन इंक्लूड, सर्विस में क्या इंक्लूड कर सकते हैं? कैलिब्रेशन सर्विसेज, अगर हम कैलिब्रेशन करवाते हैं बाहर से तो उसको सर्विस माना जाएगा। सैम्पलिंग सर्विसेज, अगर हम सैम्पलिंग करवाते हैं तो उसको भी सर्विस माना जाएगा। टेस्टिंग सर्विसेज, अगर टेस्टिंग किया जाता है उसको भी सर्विस माना जाता है। फैसिलिटी एंड इक्विपमेंट मेंटेनेंस सर्विसेज, अगर हम अपने लैब की फैसिलिटी या फिर इक्विपमेंट का मेंटेनेंस करवाते हैं किसी बाहर की एजेंसी से उसको भी हम सर्विस कहेंगे। प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग सर्विसेज एंड असेसमेंट एंड ऑडिटिंग सर्विसेज, अगर हम प्रोफिशिएंसी टेस्ट करवाते हैं किसी बाहरी की एजेंसी से तो वो भी एक सर्विस हुआ, या कोई असेसमेंट या फिर ऑडिट करवाते हैं किसी बाहरी एजेंसी से तो उसको भी हम सर्विस मानेंगे। देखते हैं कि मैनुअल के अंदर इसको कैसे हम लिख सकते हैं। लेबोरेटरी इंश्योर्ड, लेबोरेटरी इंश्योर करती है that only suitable externally provided products and services that affect laboratory activities are used। लेबोरेटरी ये इंश्योर करती है कि लेबोरेटरी के अंदर वो एक्सटर्नल प्रोडक्ट और सर्विसेज जो लेबोरेटरी के एक्टिविटी को प्रभावित कर सकती है वो केवल सुटेबल ही यूज हो। जहाँ प्रोडक्ट के अंदर मेजरमेंट स्टैंडर्ड्स एंड इक्विपमेंट, ऑक्सिलरी इक्विपमेंट, कंज्यूमेबल मटेरियल्स एंड रेफरेंस मटेरियल आ सकता है। साथ ही सर्विसेज के अंदर कैलिब्रेशन, सैम्पलिंग, टेस्टिंग, फैसिलिटी एंड इक्विपमेंट मेंटेनेंस सर्विसेज, ILC/PT सर्विसेज, असेसमेंट एंड ऑडिटिंग सर्विसेज हो सकता है। आगे है व्हेन सच प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आर इंटेंडेड फॉर इनकॉर्पोरेशन इनटू द लैब एक्टिविटीज, जब इस तरह का प्रोडक्ट और सर्विसेज का यूज लेबोरेटरी के खुद की एक्टिविटी को करने के उद्देश्य से किया जाता है। साथ ही प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आर प्रोवाइडेड इन पार्ट और इन फुल डायरेक्टली टू द कस्टमर बाय द लेबोरेटरी एज रिसीव्ड फॉर द एक्सटर्नल प्रोवाइडर, या फिर किसी और से सर्विस रिसीव करके आंशिक रूप से या पूरी तरह से अपने कस्टमर को डायरेक्टली वो सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। उस कंडीशन में भी लेबोरेटरी केवल सुटेबल एक्सटर्नली प्रोवाइडेड प्रोडक्ट एंड सर्विस का यूज करेगी। थर्ड में है व्हेन सच प्रोडक्ट एंड सर्विसेज कैन यूज टू सपोर्ट द ऑपरेशन ऑफ द लेबोरेटरी, या फिर उस कंडीशन में जब हम अपने लेबोरेटरी के ऑपरेशन को मेंटेन रखने के लिए कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज लेते हैं वो प्रोडक्ट और सर्विसेज सुटेबल होना चाहिए लेबोरेटरी के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है ऑल सप्लाईज, सप्लाईज का मीनिंग होता है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आर इंस्पेक्टेड और अदरवाइज वेरीफाइड एज conforming with purchase specification prior to acceptance and being placed into services। जब भी हम कोई नया प्रोडक्ट और सर्विसेज लेते हैं तो उसे एक्सेप्ट करने से पहले या फिर उस सर्विस को लेने से पहले हम उसका इंस्पेक्शन करवाते हैं और उसका वेरिफिकेशन करवाते हैं। लेबोरेटरी इवेल्युएट एंड मेंटेन द लिस्ट ऑफ सप्लायर्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एंड सब कॉन्ट्रैक्टर्स इफ एप्लीकेबल विच अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ मेजरमेंट सर्विसेज। लेबोरेटरी जो है वो प्रोडक्ट, सर्विसेज और सब कॉन्ट्रैक्टर के लिस्ट को इवेल्युएट करती है और उसको मेंटेन करके रखती है। इसके अंदर वो सभी प्रोडक्ट और सर्विसेज होता है जो लेबोरेटरी के मेजरमेंट सर्विस की क्वालिटी को अफेक्ट कर सकती है। यानी कि लेबोरेटरी एक सप्लायर लिस्ट को मेंटेन करके रखती है लैब के अंदर, उसके अंदर सारे प्रोडक्ट और सर्विस मेंशन होते हैं और उसका कौन सप्लायर है ये भी मेंटेन करके लेबोरेटरी रखती है। अब सप्लायर का लिस्ट कैसे बनाए उसके लिए मैंने एक फॉर्मेट दिया है, आप इसको देखें। सबसे पहले जो कॉलम है उसमें प्रोडक्ट और सर्विसेज लिखने हैं। लेबोरेटरी के अंदर जो भी प्रोडक्ट और सर्विस एप्लीकेबल हो जो हम बाहर से परचेज करते हैं उस सभी प्रोडक्ट और सर्विसेज को हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशंस नेम,
कौन ऑर्गेनाइजेशन या कौन सा सप्लायर आपको यह प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है उसका डिटेल आप यहाँ पे लिखो। उस सप्लायर का एड्रेस क्या है, उसके कॉन्टैक्ट पर्सन का कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, कॉन्टैक्ट पर्सन कौन है, उसका ईमेल क्या है और वेबसाइट क्या है। ये आप अपनी लेबोरेटरी के अंदर मेंटेन करके रख सकते हैं फ्यूचर रेफरेंस के लिए। अब एनएबीएल का गाइडलाइंस देख लेते हैं। लेबोरेटरी सेल यूज ओनली सुटेबल एक्सटर्नल सर्विस, जिसके अंदर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन को कहा गया है, विच अफेक्ट लेबोरेटरी एक्टिविटीज। और यहाँ पे सर्विस के अंदर स्पेसिफिकली टेस्टिंग और कैलिब्रेशन को लिखा गया है, यानी कि लेबोरेटरी केवल सुटेबल एक्सटर्नली सर्विस का यूज करेगी जो कि लेबोरेटरी की एक्टिविटी को अफेक्ट कर सकता है। द सर्विस टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन फ्रॉम एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइडर और सब कॉन्ट्रैक्टर। अगर किसी हम दूसरे इंस्टीट्यूट से टेस्टिंग और कैलिब्रेशन करवा के अपने कस्टमर को देते हैं तो वो जो एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइडर है उसको सब कॉन्ट्रैक्टर भी कहा जाता है। उस केस में इज परमिटेड ओनली इन केस ऑफ अनफोर्सीन रीजन्स। अगर हम टेस्टिंग की सर्विस या कैलिब्रेशन की सर्विस एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइडर से करवा रहे हैं या सब कॉन्ट्रैक्टिंग के थ्रू करवा रहे हैं, इसका परमिशन केवल अनफोर्सीन रीजन के केस में ही होगा। अदरवाइज हम टेस्टिंग या कैलिब्रेशन बाहर किसी से लेकर अपने कस्टमर को नहीं दे सकते। अनफोर्सीन का मतलब होता है किसी विपदा के क्षण में। यहाँ पे अनफोर्सीन के अंदर क्या क्या आता है देखते हैं। एग्जाम्पल, सडन ब्रेकडाउन ऑफ द वर्किंग इंस्ट्रूमेंट्स और लैक ऑफ मैन पावर्स और एक्सेस वर्कलोड। अगर अचानक से हमारा जो वर्किंग इंस्ट्रूमेंट है या हमारा फैसिलिटी है वो काम नहीं कर रहा है और हमें किसी भी तरह से कस्टमर को रिजल्ट देने हैं, उस कंडीशन में हम किसी दूसरे के थ्रू टेस्टिंग या कैलिब्रेशन करवा के अपने कस्टमर को दे सकते हैं। लैक ऑफ मैन पावर और एक्सेस वर्कलोड, अगर हमारे पास मैन पावर की कमी हो गई है या हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्कलोड हो गया है, उस कंडीशन में भी हम सब कॉन्ट्रैक्टिंग कर सकते हैं, यानी कि किसी दूसरे से सर्विस लेकर अपने कस्टमर को दे सकते हैं। However, such external service provided shall be accredited by an accreditation body under IPLAC, MRA signatory status for the service availed। लेकिन उस कंडीशन में भी एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइडर जो है वो किसी एक्रीडिटेशन बॉडी से एक्रीडाइटेड होना चाहिए, यानी कि वो मान्यता प्राप्त लैबोरेटरी होना चाहिए। उसी के थ्रू हम अपने कस्टमर को टेस्टिंग या कैलिब्रेशन करवा के दे सकते हैं। एक्रीडिटेशन बॉडी के अंदर चाहे वो एप्लैक आ सकता है या ILAC MRA हो सकता है। एप्लैक क्या होता है? एशिया पैसिफिक लैबोरेटरी एक्रीडिटेशन कॉरपोरेशन। ये एशिया कंटिनेंट के अंदर लैबोरेटरी को एक्रीडिटेशन सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाती है। इसके साथ ही ILAC होता है द इंटरनेशनल लैबोरेटरी एक्रीडिटेशन कॉरपोरेशन। ये संस्था पूरे वर्ल्ड में लैबोरेटरी को एक्रीडिटेशन सर्विस प्रोवाइड करवाती है। इसके साथ ही MRA होता है म्यूचुअल रिकॉग्निशन अरेंजमेंट। इसके थ्रू कंट्रीज दूसरे कंट्री के सर्टिफिकेट को भी मान्यता देती है। 6.6.2 द लेबोरेटरी शैल हैव अ प्रोसीजर एंड रिटेन रिकॉर्ड्स फॉर। लेबोरेटरी के पास एक प्रोसीजर होना चाहिए और रिटेन रिकॉर्ड्स होना चाहिए। फॉर किसके लिए? एम है डिफाइनिंग, रिव्यूइंग एंड अप्रूविंग द लेबोरेटरीज रिक्वायरमेंट्स फॉर एक्सटर्नली प्रोवाइडेड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। जो भी एक्सटर्नली प्रोवाइडेड प्रोडक्ट और सर्विस का हम यूज करते हैं उसको हम डिफाइन करेंगे, रिव्यू करेंगे और फिर उसको हम अप्रूव करेंगे। इसके लिए लैबोरेटरी के पास एक प्रोसीजर होनी चाहिए और इसके रिकॉर्ड को रिटेन करके रखा होना चाहिए। बी में डिफाइनिंग द क्राइटेरिया फॉर इवैल्यूएशन, सिलेक्शन, मॉनिटरिंग ऑफ परफॉर्मेंस एंड री इवैल्यूएशन ऑफ द एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स। यानी कि एक्सटर्नल प्रोवाइडर का इवैल्यूएशन हम कैसे करते हैं, इसके क्राइटेरिया को डिफाइन करना होगा। एक्सटर्नल प्रोवाइडर का सिलेक्शन कैसे करते हैं, उसके क्राइटेरिया को भी डिफाइन करना पड़ेगा। एक्सटर्नल प्रोवाइडर का परफॉर्मेंस कैसा है, इसका मॉनिटरिंग हम कैसे करते हैं, इसको डिफाइन करना पड़ेगा। री इवैल्यूएशन, एक बार इवैल्यूएशन करने के बाद भी समय समय पे हमें अपने एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइडर का फिर से इवैल्यूएशन करने की ज़रूरत पड़ती है। उसके लिए भी क्राइटेरिया को डिफाइन करना पड़ेगा कि उसका री इवैल्यूएशन कैसे किया जाता है। टाइम के साथ उसके परफॉर्मेंस में कुछ चेंज तो नहीं आ रहा है, तो इसको भी प्रोसीजर के अंदर डिफाइन करना होगा और इसके रिकॉर्ड को रिटेन करके रखना होगा। सी में है इंश्योरिंग डैट एक्सटर्नली प्रोवाइडेड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज conform to the laboratory's established requirements or when applicable
to the relevant requirement of this document before they are used or directly provided to the customer। हमें यह इंश्योर करना पड़ेगा कि एक्सटर्नल प्रोवाइडेड प्रोडक्ट और सर्विस जो है वो लैबोरेटरी के इस्टेब्लिश रिक्वायरमेंट को कंफर्म करती है, यानी कि लैबोरेटरी की जो रिक्वायरमेंट है, जो ज़रूरत है, उसको वो प्रोडक्ट या सर्विस कंफर्म करती है। इसके साथ ही जहाँ एप्लीकेबल हो टू द रिलेवेंट रिक्वायरमेंट ऑफ दिस डॉक्यूमेंट का मीनिंग है ISO IEC 17025/2017। लैबोरेटरी के इस्टेब्लिश रिक्वायरमेंट को तो वह कंफर्म करे ही, लेकिन जहाँ एप्लीकेबल है वहाँ पे ISO IEC 17025/2017 के रिक्वायरमेंट के भी वो रिलेवेंट हो बिफोर दे आर यूज्ड और डायरेक्टली प्रोवाइडेड टू द कस्टमर। और इसको इंश्योर किया जाएगा उस प्रोडक्ट और सर्विस को यूज करने से पहले या फिर कस्टमर को प्रोवाइड करने से पहले। इसको भी हम उस प्रोसीजर के अंदर में डिफाइन करेंगे और इसके रिकॉर्ड को भी हम रिटेन करके रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है टेकिंग एनी एक्शंस अराइजिंग फ्रॉम इवैल्यूएशंस, मॉनिटरिंग ऑफ परफॉर्मेंस एंड री इवैल्यूएशंस ऑफ द एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स। इवैल्यूएशन से, मॉनिटरिंग ऑफ परफॉर्मेंस से और री इवैल्यूएशन ऑफ एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स से, यहाँ से कोई एक्शन अगर अराइज होता है तो उसके लिए हमें प्रोसीजर में प्रोविजंस करने पड़ेंगे और उसके रिकॉर्ड को भी हमें मेंटेन करके रखना होगा। तो बेसिकली इस सब क्लोज के अंदर हमें प्रोसीजर और रिकॉर्ड्स के बारे में रिक्वायरमेंट दिया गया है। अब एक एक पॉइंट को देखते हैं कि इस रिक्वायरमेंट को कैसे फुलफिल करें। हम मैनुअल के अंदर लिखेंगे लैबोरेटरी हैज़ अ प्रोसीजर, जो भी प्रोसीजर का नेम होगा वो लिखेंगे, एंड हैव रिटेन्स रिकॉर्ड फॉर। लैबोरेटरी के पास एक प्रोसीजर है और रिटेन रिकॉर्ड्स है। किसके लिए? ए, डिफाइनिंग, रिव्यूइंग एंड अप्रूविंग द लैबोरेटरीज रिक्वायरमेंट्स फॉर एक्सटर्नली प्रोवाइडेड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। एक्सटर्नल प्रोवाइडेड प्रोडक्ट और सर्विस को डिफाइन करने के लिए, उसको रिव्यू करने के लिए, उसको अप्रूव करने के लिए लैबोरेटरी के पास प्रोसीजर है और रिटेन रिकॉर्ड्स है। तो रिटेन रिकॉर्ड्स के अंदर आप परचेज रिक्वेजिशन स्लिप का यूज कर सकते हैं, जिसके अंदर मटेरियल का नेम लिख सकते हो, उसका क्या स्पेसिफिकेशन है टेक्निकली वो लिखना होगा, स्टॉक के अंदर आपके पास कितना है वो यहाँ पे लिखना होगा, मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए लैब के अंदर में, और आपको कितनी क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट है अभी वो लिखना पड़ेगा, और उसका अप्रोक्सीमेटली वैल्यू क्या होगा वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। तो इस तरह से परचेज रिक्वेजिशन स्लिप के थ्रू हम अपने रिक्वायरमेंट को डिफाइन कर दिया। फिर किसने उसका रिक्वेस्ट किया है उसका साइन यहाँ पे होगा, फिर किसने रिव्यू किया है उसका साइन यहाँ पे हो जाएगा, और किसने इसे अप्रूव किया है उसका साइन यहाँ पे हो जाएगा। इस तरह से हम इस रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर सकते हैं। सेकेंड नंबर पे है बी के अंदर डिफाइनिंग द क्राइटेरिया फॉर इवेल्युएशन, सिलेक्शन, मॉनिटरिंग ऑफ परफॉर्मेंस एंड री इवेल्युएशन ऑफ द एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स। तो इसके लिए भी हम प्रोसीजर्स के अंदर में प्रोविज़न करेंगे। साथ ही इवेल्युएशन इसको कैसे करना है, इवेल्युएशन ऑफ सप्लायर्स, यानी कि सप्लायर का इवेल्युएशन हम कैसे करें। सप्लायर्स आर इवेल्युएटेड ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। नीचे जो भी पॉइंट दिए गए हैं इसके बेसिस पे हम सप्लायर का इवेल्युएशन करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इंटरेक्शन विद द सप्लायर्स एंड बिहेवियर। सप्लायर से हमारा इंटरेक्शन कैसा रहा और सप्लायर का बिहेवियर कैसा है, इसके बेसिस पे हम इवेल्युएशन करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट कॉस्ट एंड पेमेंट टर्म्स एंड कंडीशंस। जो प्रोडक्ट और सर्विसेज हम सप्लायर से लेने वाले हैं उसका कॉस्ट जेन्युइन है या नहीं है, और पेमेंट का टर्म्स एंड कंडीशंस कैसा है। नेक्स्ट पॉइंट डिलीवरी टाइम, कितने टाइम में हमें वो प्रोडक्ट और सर्विस डिलीवर करने वाले हैं। ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम क्या रहेगा और ट्रांसपोर्टेशन कौन करेगा, कैसे करेगा। नेक्स्ट पॉइंट स्पेसिफिकेशन, यानी कि आपका जो प्रोडक्ट है उसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, उसका टाइप हो सकता है, क्लास हो सकता है, ग्रेड हो सकता है, रेंज, एक्यूरेसी, लिस्ट काउंट एक्सेट्रा। इसके बिहाफ पे भी आप कस्टमर के प्रोडक्ट और सर्विस का इवैल्यूएशन कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ कम्युनिकेशन, सप्लायर का कम्युनिकेशन का फ्रीक्वेंसी कैसा है। अगर आप 3 बार फ़ोन कर रहे हैं तो कितने बार रिस्पॉन्स कर रहा है, कितने बार आपका फ़ोन उठा रहा है, कितने बार आपको जवाब दे रहा है, कितने बार आपसे वो बात कर रहा है, उसके बेसिस पे। नेक्स्ट पॉइंट है फीडबैक एंड रिपुटेशन ऑफ द सप्लायर फ्रॉम मार्केट। और मार्केट के अंदर में उस कस्टमर का क्या फीडबैक है और उसका क्या रेपुटेशन है, इसके बिहाफ पे भी हम उस सप्लायर का इवैल्यूएशन कर सकते हैं, और इवैल्यूएशन के बेसिस पे ही हम कस्टमर का सिलेक्शन करेंगे। फिर है मॉनिटरिंग ऑफ परफॉर्मेंस,
परफॉर्मेंस का कैसे मॉनिटरिंग करें, यहाँ देखते हैं सप्लायर परफॉर्मेंस रिकॉर्ड और मॉनिटरिंग, यानी कि लैबोरेटरी के सप्लायर जो है उसके परफॉर्मेंस का रिकॉर्ड को हम कैसे मेंटेन करना है या फिर उसका मॉनिटरिंग कैसे करने हैं। तो इसके लिए भी फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। मैंने एक फॉर्मेट यहाँ पे दिया हुआ है, आप देखिए। सप्लायर मैन्युफैक्चरर नेम, आपका सप्लायर कौन है उसका नाम लिखिए। आइटम डिस्क्रिप्शंस, वो कौन सा आइटम आपको प्रोवाइड कर रहा है। आईएसओ सर्टिफाइड, वो आइटम जो है वो आईएसओ या किसी स्टैंडर्ड से सर्टिफाइड है या नहीं है, वो आप लिखो। ऑथराइज डीलर, येस और नो, वो डीलर जो है वो ऑथराइज है या नहीं है। और रेटिंग, और आपने जो प्रोडक्ट या सर्विस उससे लिया है उसको आप कितना रेट दे रहे हैं 10 में, वो आप यहाँ पे दें। इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन के थ्रू आप ये कंफर्म कर सकते हैं कि उस सप्लायर का परफॉर्मेंस कैसा है। इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट जेन्युइन, उसने जो प्रोडक्ट के बदले में जो कॉस्ट लिया वो जेन्युइन है, इसको यस या नो के रूप में आप लिख सकते हैं। हैज़ द डिलीवर्ड आइटम ऑन टाइम, क्या उसने समय पे आइटम का डिलीवर किया। हैज़ द डिलीवर्ड आइटम्स इन गुड कंडीशंस, आपको जो प्रोडक्ट मिला उसका कंडीशन सही था। इज फ्रीक्वेंसी ऑफ कम्युनिकेशन इज़ गुड, उसका कम्युनिकेशन का फ्रीक्वेंसी सही था, आपने जितना बार अप्रोच करना चाहा उसने आपको सही से रिस्पॉन्स किया। इज फीडबैक रिपुटेशन ऑफ द सप्लायर्स फ्रॉम मार्केट ओके, मार्केट के अंदर उस सप्लायर का फीडबैक और रेपुटेशन सही है। इसके साथ ही विल दिस सप्लायर बी यूज इन फ्यूचर, क्या आप फ्यूचर में इस सप्लायर का यूज करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। इस सब पॉइंटों के थ्रू आप सप्लायर के परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं या फिर उसका मॉनिटरिंग कर सकते हैं। फिर बात आती है एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया फॉर सप्लायर्स या फिर री इवेल्युएशन, यानी कि सप्लायर को एक्सेप्ट करने का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। सप्लायर आर इवेल्युएटेड ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग, द सप्लायर आर इवेल्युएटेड ऑन द वेरियस पैरामीटर्स एज लिस्टेड अबव ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10। जैसा कि हमने बताया कि 1 से 10 के बीच में आपको मार्क्स देने हैं। 10 स्टैंड फॉर फुल सेटिस्फैक्शन, वेयर एज एनी रेटिंग बिलो 5 इज फॉर पुअर परफॉर्मेंस। अगर फुल मार्क्स आए यानी कि 10 आए तो इसका मतलब है आप उस सप्लायर से सेटिस्फाई है, 100% सेटिस्फाई है। और अगर रेटिंग 5 या उसके नीचे आए तो इसका मतलब है कि सप्लायर का परफॉर्मेंस पुअर है। बिलो इज द क्राइटेरिया फॉर सप्लायर्स एक्सेप्टेंस। रेटिंग लेवल्स बिलो 5 क्वाइट द सप्लायर, अगर ओवरऑल सप्लायर का रेटिंग लेवल 5 से कम है तो आपको उस सप्लायर को छोड़ देने हैं। रेटिंग 5 to 8 स्टार्ट लुकिंग फॉर अल्टरनेटिव सप्लायर, अगर रेटिंग जो है वो 5 और 8 के बीच में है इसका मतलब है कि वो सप्लायर एवरेज है, तो आपको सप्लायर को छोड़ना नहीं है लेकिन उसका अल्टरनेटिव सप्लायर आपको ढूंढना है। रेटिंग एबव 8 कंटिन्यू विद द सप्लायर, और अगर सप्लायर का परफॉर्मेंस उसका मार्क्स 8 से ज़्यादा आ रहा है इसका मतलब है कि वो सप्लायर गुड सप्लायर है और आपको उस सप्लायर के साथ कंटिन्यू करना है। सी में है इंश्योरिंग दैट एक्सटर्नली प्रोवाइडेड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज कंफर्म टू द लैबोरेटरीज established requirements or when applicable to the relevant requirement of this document before they are used or directly provided to the customer। आपको ये चेक करना पड़ेगा कि लैबोरेटरी का जो रिक्वायरमेंट है सप्लायर उसी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है। तो आपको यहाँ पे आइटम का डिस्क्रिप्शन लिखना है, जिस आइटम का आपको यूज करना है या फिर जो सप्लायर आपको सप्लाई करने वाला है। कंप्लाई विथ स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन, चाहे वो लैबोरेटरी के रिक्वायरमेंट हो या फिर स्टैंडर्ड का रिक्वायरमेंट हो, उसको यहाँ पे लिखना है। इसके साथ ही कोई रिमार्क हो तो इधर लिखना है नीचे। कंडीशन क्या है, यानी कि वो प्रोडक्ट लेने लायक है या नहीं है, वो स्टैंडर्ड को कंप्लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसके बारे में यहाँ पे लिखना है। और चेक्ड बाय, किसने इस चीज़ को वेरीफाई किया है उसका डिटेल यहाँ पे देना है। इस तरह से इस रिक्वायरमेंट को आप फुलफिल करेंगे। डी में है टेकिंग एनी एक्शंस अराइजिंग फ्रॉम इवेल्युएशन, मॉनिटरिंग ऑफ परफॉर्मेंस एंड री इवेल्युएशन ऑफ द एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स। अगर कोई एक्शन अराइज होता है इवेल्यूशन से, मॉनिटरिंग और परफॉर्मेंस से या री इवेल्यूशन से, तो उसके लिए भी प्रोसीजर्स और रिटर्न रिकॉर्ड्स हमें बना के रखने हैं। सप्लायर का नाम डालना है, आइटम का डिटेल डालना है, नॉन कन्फर्मिटी डिटेल यानी कि उस आइटम से या सप्लायर के इवेल्यूशन से, मॉनिटरिंग और परफॉर्मेंस से या री इवेल्यूशन के थ्रू क्या एक्शन अराइज हुआ है उसका डिटेल यहाँ पे लिखना है। किस डेट को वो चेक किया गया है, डेट लिखना है, किसने रिव्यू किया वो डालना है। और उसके बाद है डिस्पोजिशन, यानी कि सप्लायर के लिए आपका क्या रुख है उसको आपको लिखना है और इस रिकॉर्ड को आपको मेंटेन करके रखने हैं।
नेक्स्ट सब क्लोज है 6.6.3 द लैबोरेटरी शैल कम्युनिकेट इट्स रिक्वायरमेंट टू एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स फॉर द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू बी प्रोवाइडेड, द एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, सी competence including any required qualification or personal, D activities that the laboratory or its customer intends to perform at external providers premises। यहाँ पे कम्युनिकेशन के लिए बोला गया है कि आप सप्लायर के साथ कैसे कम्युनिकेशन करें। द लैबोरेटरी शैल कम्युनिकेट, लैबोरेटरी कम्युनिकेट करेगा इट्स रिक्वायरमेंट टू एक्सटर्नल प्रोवाइडर, अपना रिक्वायरमेंट को एक्सटर्नल प्रोवाइडर को बताएगा। फोर किसके लिए? पॉइंट ए द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू बी प्रोवाइडेड, जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज सप्लायर के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है उसके लिए लैबोरेटरी अपने रिक्वायरमेंट को बताएगा। द एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, उस प्रोडक्ट और सर्विस के लिए लैबोरेटरी का एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है उस रिक्वायरमेंट को लैबोरेटरी बताएगा। कंपिटेंस इंक्लूडिंग एनी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन और पर्सनल, अगर उस सर्विस में किसी पर्सनल की ज़रूरत है तो उस पर्सनल की कंपिटेंसी क्या होनी चाहिए उस रिक्वायरमेंट को भी लैबोरेटरी कम्युनिकेट करेगी। डी एक्टिविटीज दैट द लैबोरेटरी और इट्स कस्टमर्स इंटेंड्स टू परफॉर्म एट द एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स प्रीमिसेस, कोई ऐसा एक्टिविटी जो लैबोरेटरी खुद या लैबोरेटरी का कस्टमर एक्सटर्नल प्रोवाइडर के प्रीमिसेस के अंदर करना चाहती है तो उस रिक्वायरमेंट को लैबोरेटरी कम्युनिकेट करेगी। तो इसको कैसे लिखोगे? द लैबोरेटरी यूज ईमेल टू कम्युनिकेट इट्स रिक्वायरमेंट टू एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स फॉर, लैबोरेटरी जो है अपने रिक्वायरमेंट के लिए कम्युनिकेशन ईमेल के थ्रू करती है जिसमें ए प्रोडक्ट एंड सर्विस टू बी प्रोवाइडेड, जो प्रोडक्ट या सर्विस को प्रोवाइड किया जाता है उसके लिए कम्युनिकेट होता है। बी एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या होना चाहिए इसके लिए लैबोरेटरी कम्युनिकेट करती है। पॉइंट सी कंपिटेंस इंक्लूडिंग एनी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन और पर्सनल, अगर किसी पर्सनल की कॉम्पिटेंसी की कोई रिक्वायरमेंट होती है तो उसके लिए लैबोरेटरी कम्युनिकेट करती है। एंड डी एक्टिविटीज दैट द लैबोरेटरी और इट्स कस्टमर इंटेंड्स टू परफॉर्म एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स प्रीमिसेस, अगर कोई एक्टिविटी लैबोरेटरी या लैबोरेटरी के कस्टमर प्रीमिसेस के अंदर करना चाहती है तो उसके लिए लैबोरेटरी कम्युनिकेट करती है। इसके साथ ही सेकेंड पॉइंट, परचेज ऑर्डर इज रिलीज टू सप्लायर विच कंटेन्स स्पेसिफिकेशंस, टाइप, क्लास, ग्रेड, quantities, inspection methods of required items, or if any required qualification or personal, company details are mentioned with terms and conditions। आप इस पॉइंट को भी लिख सकते हैं कि लैबोरेटरी जो है वो परचेज ऑर्डर को रिलीज करती है सप्लायर को, जिसके अंदर प्रोडक्ट या सर्विस का टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस होता है, प्रोडक्ट का क्वांटिटी होता है कि कितने क्वांटिटी में हमें वो प्रोडक्ट या सर्विसेज चाहिए, रिक्वायर्ड आइटम का इंस्पेक्शन कैसे करना है उसका मेथड होता है, और अगर क्वालिफाइड पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है तो उस रिक्वायरमेंट को भी वहाँ पे परचेज ऑर्डर के अंदर डिफाइन किया जाता है। इसके साथ ही कंपनी का डिटेल वहाँ पे मेंशन होता है, साथ ही टर्म्स एंड कंडीशन भी परचेज ऑर्डर के अंदर मेंशन रहता है। तो बेसिकली जो कंपनी होती है उसका कम्युनिकेशन का मीडियम जो है वो ईमेल होता है, इसके साथ ही परचेज ऑर्डर या वर्क ऑर्डर होता है। प्रोसेस यूज इन परचेजिंग, अगर हम कुछ परचेज कर रहे हैं तो उसके लिए क्या प्रोसेस है उसको देखते हैं। सबसे पहले कोटेशंस और ऑफर लेटर्स फ्रॉम सप्लायर, जब भी हम कोई प्रोडक्ट या सर्विस को हम खरीदने जा रहे हैं सबसे पहला स्टेप होता है कि हम उस सप्लायर से उस प्रोडक्ट या सर्विस का कोटेशन लें या फिर ऑफर लेटर लें। सेकेंड, परफॉर्मा इनवॉइस फ्रॉम सप्लायर, कोटेशन और ऑफर लेटर के बाद हम परफॉर्मा इनवॉइस सप्लायर से ले सकते हैं जो कि वर्क करने से पहले या फिर मटेरियल को डिस्पैच करने से पहले रिलीज़ किया जाता है। फिर जब आपको परफॉर्मा इनवॉइस समझ में आता है और कोटेशन आपको सही लगता है तो लैबोरेटरी जो है वो परचेज ऑर्डर को रिलीज करती है। परचेज ऑर्डर को कई जगह वर्क ऑर्डर भी कहा जाता है। और फिर सर्विस को ले लेने के बाद या प्रोडक्ट को परचेज कर लेने के बाद चौथा जो स्टेप होता है वो होता है टैक्स इनवॉइस, जो सप्लायर होता है वो टैक्स इनवॉइस को रिलीज करती है। तो इसके साथ ही यह सब क्लोज ख़त्म होता है। इसके साथ ही क्लोज 6 जो था रिसोर्स रिक्वायरमेंट उसका भी दी एंड होता है। थैंक यू।